बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन करामी, मुल्क में बदलती सूरत हाल, सियासत का मंजरनामा इस तरह जो है वो अपनी करवट बदल रहा है कि कभी तरमीम की बात करते हैं, कभी नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो कभी हम फर्दर अमेंडमेंट्स की प्रेडिक्शन दे देते हैं। इस तरीके के नाजुक सूरत हाल हैं और साबिक वज़ीर आज़म पे ये एक बैनुल अक़वामी जरीदा जिस तरीके से लिखता है, द इकॉनमिस्ट ने जिस तरीके से वो एक मैगज़ीन के अंदर छापा है, वो भी बहुत बड़ा एक सवाल निशान है जो जिसकी डिबेट बड़े दिनों से चल रही है इस हवाले से। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम सर मामलात के अंदर हम 27वीं तरमीम की बात करें या फर्दर प्रेडिक्शन 28वीं तरमीम की बात करें या इसी दौरान जो कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद आज हलफनामा हो गया आज़ाद कश्मीर के अंदर। 9 मुंतखब जनाब साहब जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने अपनी फैसल जो राठौर साहब हैं उन्होंने अपनी सीट संभाल ली है। इसी दौरान ये तमाम मामला जो हमारे सामने हैं, हम ये सवाल तो ये है कि इसका इम्पैक्ट अवाम पे क्या पड़ रहा है। अवामी सतह पर इन तमाम तब्दीलियों का जो है हमने एक बार ऐसे प्रोग्राम्स किए थे, हमने कहा कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की है और बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी की है। पोस्ट वॉर सिचुएशन ने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पजीराई दी है, ये तो बात इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब ग्रास रूट लेवल पे मामलात क्या हैं। ग्रास रूट लेवल पे मामलात तो ये हैं, अवाम बेचारी पिस रही है, शुगर माफिया उसी तरह जिस तरह माजी में जो है वो आवाम का इस्तेहसाल करता था वो कर रहा है। जो आज का मैं रेट बताऊं तो 200 से अबव जो है वो शुगर का रेट है। उसके बाद हम चावल की बात करें, हम जनाब जो है वो आटे की बात करें, ये तमाम तर जो रेट्स हैं, जो अशिया खुद नोश हैं, जो अवामी सतह पर जो मिडिल क्लास जो है लोग वो आम जिंदगी में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी अटमोस्ट ज़रूरत है, तो उसमें अगर रिलीफ नहीं मिलेगी तो फिर मेरे ख्याल में तो जितने भी फैसले होंगे वो अवामी समरात नहीं ला सकते। तो इसी हवाले से आज थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और लेकिन इससे पहले कि आवाम पे क्या समरात और इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, ज़रा हम थोड़ी सी 27वीं तरमीम को देख लेते हैं। 27वीं तरमीम के बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कमीशन जो है वो बना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट जो कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 हो चुकी है। और इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेंगे प्रेडिक्शन के वाले से जो 28वीं तरमीम की जा रही है। मेरे साथ पैनल में जनाब जो है शेख अवैस साहब हैं और जनाब शेख अमजद मजीद साहब हैं। सर मैं जनाब साहब आपसे करूंगा, शेख मोहम्मद साहब सर आपसे मुझे सर ये बताइएगा कि जो आज का ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो हुई है ये सारी स्क्रूटनाइजेशन के बाद जो तश्कील 9, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखें जी, जो बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जनाब लगारी साहब। जी सर, ये जो एक प्रोसीजर चल रहा था तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये पहला स्टेप है कि आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान नामजद हुए हैं वो दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने मिल के किए हैं। तो 27वीं तरमीम बाइज़्ज़त तरीके से पास हो चुकी है। अब जो ये नेक्स्ट प्रोसीजर है जी, इसमें जो दोनों चीफ जस्टिस साहिबान हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, अब ये मामला जो है ना वो बड़े स्मूथ तरीके से जो है ना वो आगे को जाएंगे। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद जस्टिस आमर फरूक साहब की जुडिशल कमीशन में अपॉइंटमेंट हुई है। उसके बाद जो दूसरे मेंबरान हैं उसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, हसन रिजवी साहब हैं जी, और उसमें जो आपकी अमीनुद्दीन जो है ना खान साहब वो भी इसमें सीनियर मेंबर होंगे जी। तो अब ये सारे मामला तय पा गए हैं, ठीक है। बेसिकली तो अब ये नेक्स्ट फेज हमने देखना है, ठीक है, इसके हमारे मुल्क पर क्या असरात होंगे। ये आईनी अदालत भी बन गई जी, ये अपॉइंटमेंट्स भी हो गई जी। अब आज आपको एक खबर नज़र आएगी जी कि इस हवाले से, इस तैनाती के हवाले से, उस 27वीं तरमीम के हवाले से आज इस्लामाबाद में अपोजिशन ने एक एहतजाज किया है। अब वो एहतजाज रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है, इधर इनकी तैनाती हो रही है। और दूसरा इसमें जो मुझे एक ख़तरनाक चीज़ जो नज़र आ रही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो 2 जज साहिबान जो समझे कि बड़े उनका अदलिया की आज़ादी में बहुत किरदार था, तरमीनुल्लाह साहब और दूसरे जो मंसूर अली शाह साहब, ठीक है, अच्छा, वो
अब अगर वो देखें तो इस वक्त मंसूर अली शाह साहब कराची में हैं। अब वो कराची में बैठ के वो वहाँ की जो बार एसोसिएशंस हैं उनसे उन्होंने खिताब किया है। ठीक है। अगर ये मामला वो जिस तरह हमने इफ्तिखार चौधरी साहब का वो मामले को देखा था, अगर ये मंसूर अली शाह साहब अगर कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, इस मामले को इसको एक जो वकला की जो एक तहरीक है उसमें कन्वर्ट करने में जो है ना वो कामयाब हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत सारे चैलेंज होगा एक बहुत बड़ा। ठीक है। उसमें अगर आप इसको मजीद ज़रा थोड़ा सा बारीक बीनी से देखेंगे, अभी ये तैनाती हुई है, अभी फैसले शुरू होंगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ा हुआ है, पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था, अब वो खाली सुप्रीम कोर्ट रह गया। अब जो आपके मेजर फैसले होंगे वो सारे ये आईनी अदालत करेगी। अब ये देखें कि अगर इनका हम दोनों अदालतों का कंपैरिजन करें जी, उसमें हमें बड़े ये वाज़े तौर पे ये नज़र आएगी चीज़, अगर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट हमारी करती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना उसमें अगर वो आईनी अदालत में आएगा तो वो उसको कोई भी ऐसा फैसला जो गवर्नमेंट देखेगी कि उसमें हमें कुछ मसाइल आ रहे हैं या ये हमें आगे जाके कोई डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, ठीक है, उसमें एक आईनी पहलू पैदा करके वो आईनी अदालत से जो है ना वो मामला जो है ना वो आ जाएंगे इधर। अब इन सारे मामलात को देखने के बाद जो सारी चीज़ें तो एक स्मूथ तरीके से हो गई हैं, आपके प्रोग्राम में मैंने आपको याद होगा तो ये दर 28वीं स्मूथ तरीके से हो जाएगी। आप ये अपोजिशन के एहतजाज की बात कर रहे हैं, बार एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं और जजेस हजरात के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्या ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मंसूर अली शाह साहब जिस तरफ इस मामले को लेकर जाना चाह रहे हैं, अगर उस तरफ मामला चला गया, हाँ, अगर वकला का एहतजाज शुरू हुआ, ठीक है, अगर वकला ने इस पे कुछ स्टैंड लिया तो फिर इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात। वकला ने तो 26वीं तरमीम पे नहीं लिया था। अब देखें, बात यह है कि मैं चले इस पे थोड़ा सा शेख साहब आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। अब आप इसमें बताइएगा सर, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या ज़ाती राय है कि क्या अपोजिशन का एहतजाज या एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी कि जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि जैसे शेख साहब कह रहे हैं, शेख साहब के जो है वो 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रही, वो एक और बात है, लेकिन उसके जज जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, ये है तो बात अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट करेगी? क्या वो किसी 27वीं तरमीम या 26वीं तरमीम के रिवर्सल में जा सकती है? ये बात तो मेरे ख्याल में मलूज़े खातिर हम लाए भी तो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की। लगारी साहब, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ जी। पहले जो चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब का मसला था वो कुछ और था, उसमें सब पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पे थी। इस वक्त ऐसा नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जो अदलिया ने गलतियाँ की जी, बैक पे चले जाए, उस पे तमीज़ुद्दीन के केस से, हाँ, जो गलतियां की उस तजर्बात की रोशनी में ये अच्छे फैसले किए गए मेरी नज़र में, क्योंकि अदलिया को कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। अब तो इससे क्या चेक एंड बैलेंस आ जाएगा? देखिए, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए बात सुने, अदलिया आपका पहले देखें, दुनिया में अदलिया का पोजीशन क्या है, 144 नंबर शायद पूरी दुनिया में। क्या ये कोई रिफॉर्म लेके आए? 100 नोटिस होता रहा, क्या कभी इस पे भी आया कि मुद्दई सुबह आता है 9 बजे, रात को 6 बजे आता है, अगली डेट पर जाती है, तारीख पे तारीख। चाहिए ये था कि जब इनको मौका मिला होता रिफॉर्म लेके आते, तमाशे ना बनते, माफ़ी चाहूँगा, तमाशे ना बनते। हुआ ये है कि आपको समझे कि साको नसार जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अच्छी खासी चल रही थी तो क्या हुआ आपके सामने, तजर्बात किए गए, और ये जो उसकी सहूलतें देखें, सबसे ज़्यादा इस वक्त सैलरी पैकेज जो मिलता है ना, वो अदलिया को जजेस को मिलता है। किस लिए मिलता है? कि आवाम को इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। लेकिन यहाँ क्या है, लोग मुलज़म जब केस थाने से कोर्ट में जाता है तो खुशियां का ढोल भी जाता है। क्यों? अब कहता बस 20 साल लगा रहेगा काम, ठीक है। जब मुद्दई है वो कहता है मेरे से सुलह कर लो, मुझे माफ़ी दे दो, मेरा जो नुकसान होना था हो गया, मैं तरीके नहीं भुगत सकता। ये कैसा इंसाफ है? इस पे देखिए, अब इसमें मैं समझता हूँ
कि हम सऊदीया को देखें, दुबई को देखें, क्या वहाँ क्राइम है? आप कोई और मुल्क देख लें, कोई क्राइम है? हम अमेरिका की मिसाल ना दें अदलिया की तरफ, जो वहाँ इतने कत्ल होते हैं, इतने होते हैं। आप अच्छे मुल्कों की मिसाल दें ना। इस्लामी मुल्क जितने भी देख लें कि एक सुकून के साथ चल रहे हैं, वहाँ एक बादशाह है, वाम को क्या चाहिए? वो सुकून चाहिए कि उन्होंने क्या चंद दिन की जिंदगी है, उनको सेहत मिले, एजुकेशन मिले, उनका रोजगार चले। यहाँ तो हम रिवर्स हुए हैं, तजुर्बात करते आए हैं। अब मैं समझता हूँ कि जो इस्लामी आईनी तरमीम पास की गई है, ये पाकिस्तान की बेहतरी तरफ कदम है और ये होना चाहिए। और इससे सारे दायरे, अब तो हर दायरा चौधरी बना हुआ था, देखिए उसके ऊपर तो कंट्रोल होना चाहिए ना। एक प्राइम मिनिस्टर, जो एक प्राइम मिनिस्टर को आम बात है को बन जाए, बंदा यहाँ कौंसलर नहीं बन सकता, उसको एक देर में घर पे जो आते हैं आप उसकी बिस्ती कर दें, उसको पहुंचे, ये तो नहीं होना चाहिए। वो कैसे फैसले होंगे, कैसे मुल्क बेहतर चलेगा जब उसको अंडर प्रेशर करके आप कराए जाएंगे उसको। और आपको पता ही है, जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी देख लें, मियां नवाज शरीफ चाहती हुई गवर्नमेंट देख लें, मौलाना तबीजुद्दीन साहब देख लें, नजरिया जिन्होंने पेश किया था, तो उस वजह से ये मामला हुए। सर पॉइंट आपका आ गया बिल्कुल, लेकिन मैं इस पे गोश गुजार ये करना चाहता हूँ कि जब एक 26वीं तरमीम के अंदर ये कर दिया था कि आप जो है वो आईनी जो वो बेंच बना दी गई थी, ठीक है, एक बाइफिकेशन होगी ना, क्लासिफिकेशन कर दी ना आपने कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन केसेस होंगे वहाँ पे जाएंगे, तो क्या ज़रूरत थी कि मज़ीद बाइफिकेशन करने की या मज़ीद जो है उसको लंबा करने की, कि आप एज लिमिट भी एक क्राइटेरिया बना दें और उसमें फिर तो ऑब्वियसली ये बात तो मेरे ख्याल में उसमें फेवरेटिज्म होगा ही होगा कि जब आप एक क्राइटेरिया 65 का बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़त्म कर देते हैं, फिर आप उसके जो जनाब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनका स्टेटस बढ़ा देते हैं। ये तो सबसे बड़ा मसला है, ये मसला है। देखिए हमारे यहाँ ना ज़्यादा खेल तमाशा जो लगा रहता है ना, वो लगा रहता है यही कानूनी मामला का, MPA की रिट हो गई, वहाँ हो गया, मसाइल हो गए, उन्होंने इसको सेपरेट किया है। मेरी बात सुने, उसको इंडिपेंडेंट करके सेपरेट करने का मकसद ये है कि आज जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं शेख साहब, ये जुडिशल काउंसिल जो डिस्कस कर रहे थे हम, इनकी जो तश्कील नौ हो गई है, इसके बाद अब देखिएगा अब तबादले होंगे बहुत सारे, अब मजीद इस्तीफे आएंगे। कई ऐसे इस्तीफे नहीं आते, कुछ नहीं होता। देखिए हमने देखना ये है कि जो इस वक्त जरूरत थी वो किया गया। देखिए बात सुने, मैं यहाँ मेरी एक बात होगा, मैं किसी की फेवर में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान रूस को देखे, चाइना को देखे, अमेरिका को देखे, उनका सिस्टम वो तो 1 यूनिट है सर, 1 यूनिट कर देंगे, 1 यूनिट है। तो वो चाइना को अगर आप फॉलो करें तो आप फिर डेमोक्रेसी की बात नहीं करें, बन गया है। अगर आप यूके की बात करें, मैं खुद यूके का मैं एक छोटा सा लॉ का भी तालिब इल्म साथ साथ, ठीक है। अब यूके की बात करते हैं या आप बात करते हैं यूएसए की, वहां तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स है। आपने वहां देखिए, वहां का कॉमन लॉ है, आपका तो कॉमन लॉ नहीं है, आपका तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात सुने, मैं यूके की पार्लियामेंट विजिट कर चुका हूं, मैं 2012 में नज़ीर आरसा, देखिए मैं बताता हूं, आप तो वहां उनकी सेनेट मैं देखी है, हमारी सेनेट देख लें जो 25 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ में बिकती है सर। वहाँ सेनेट में देखा तो जब मैं गैलरी में बैठा था, मेहमानों की गैलरी में, तो मैंने देखा कोई बंदा व्हील चेयर पे है, कोई इतना बूढ़ा है, वाइट उसके बाल हैं, कुछ उसके ऐसे चल रहे सारे बुजुर्ग। जब मैं बाहर निकला, नज़ीर आरसा मेरे मेजबान थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो मैंने उनसे पूछा ये बुजुर्ग आपने कहाँ से इकट्ठे कर लिए इतने सारे? कहने लगा ये वो बंदे हैं, ये वो लोग हैं, एक एक को मलका विक्टोरिया होके करती है सर। मैं अपने माफी चाहूंगा, एक मिनट ठहरे, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया है, किताबें लिखी हैं, जिन्होंने अवार्ड लिए हैं, उनकी कमीना। ये बरतानिया के लिए कोई गलत काम पास होने नहीं देते। हमारे कहाँ जाए 25 करोड़ रुपए दें या सेनेट की सीट ले लें, कोई है चेक एंड बैलेंस? कोई है? वहाँ का सिस्टम भी तो देखें, सिस्टम कामयाब है वहाँ। अब देखिए वहाँ के पार्लियामेंट, अब मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर मैं यूनुस भाई के पास जाता हूँ। अब मैं ये कह दूं कि वहाँ के आप पार्लियामेंट की एग्जांपल दे रहे हैं ना, आप पार्लियामान वहाँ का देखें तो सही, हर वेडनेसडे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आके जवाब दे होता है अपोजिशन को, ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज, वहाँ पे जो मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी का डॉक्ट्राइन है वो इस दुनिया के लिए मिसाल है, ठीक है। तीसरी चीज सुनिएगा जरा,
आप बात कर रहे हैं वहां की कॉन्स्टिट्यूशन, अगर देखिए एक कंपैरिजन कर रहे हैं ना, आप सुन लें ना, मैं मेरी बात तो जवाब सुन दे लें रहा सर, हूं, मेरी बात तो सुन लें सर। कंपैरिजन कर रहे हैं, वहां पे अनकोडिफाइड और पार्शियली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट है, और आपके जजेस के पास ये इख्तियार है कि जब वो कोई वर्डिक्ट दे देते हैं तो पार्शियली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। मैं ये चीजें बताना चाह रहा था नाज़रीन को, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपके पास आता हूं। जनाब सर यूनुस भाई ये बता दीजिएगा सर, ये जो 26वीं तरमीम की तो हम बात कर रहे थे, इसी दौरान जो है इससे पहले 27वीं तरमीम की जो बात कर रहे थे, इससे पहले 27वीं तरमीम के नो कॉन्फिडेंस आज़ाद कश्मीर की बात की जा रही थी, बीच में ये मामला रुक गया। इन्होंने कहा था कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, और अपेरेंटली ये चीज़ आज साबित होगी कि जनाब नंबर तो उनके पूरे थे, लेकिन इंतजार सिर्फ 27वीं तरमीम की था। वहाँ पीपल्स पार्टी ने अपना वादा पूरा करना था, यहाँ पे फिर जनाब जो है वफाक ने जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना है वो उन्होंने वादा यहाँ पूरा कर दिया। तो ये वादा पूरा करने के बाद क्या समझते हैं आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए बेहतरी हुई है? क्या सिस्टम प्रवेल कर पाएगा? अवामी एक्शन वाले जो मामला थे वो फिर तो नहीं आ जाएंगे? अच्छा लगारी साहब, इसमें हमने आपके प्रोग्राम में ये पहले भी डिस्कस किया था, जो साबका वज़ीर आज़म थे जी, वो बेसिकली हुआ ये था कि इन पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के साथ हाथ हो गया। हुआ ये था कि वो दोनों की रजामंदी से उनको जो है ना वो बनाया गया वज़ीर आज़म, लेकिन वो साबका वज़ीर आज़म जो उन्होंने वो स्टेटमेंट भी दी थी आके मीडिया पे कि जी मैं किसी को चाय का कप भी नहीं पिलाता, तो वो बेसिकली दोनों पार्टीज के काम नहीं हो रहे थे। हुआ ये कि वो अब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले थे, अब जवाब देना था नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने लोगों को। तो वो हुआ ये कि वो जो साबका वज़ीर आज़म थे वो इन किसी भी पीपल्स पार्टी के, किसी भी एमपीए के, एमएनएस के, इनके काम नहीं हो रहे थे। ठीक है। अब इस सारे मामला को वो मैं ये चीज़ पहले भी आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ। उस वक्त मैंने आपको ये बात कही थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आज़ाद कश्मीर में एक पेज पर हैं। उस वक्त आपने ये वो अगर वीडियो उठा के देखें जी, तो वो आपने ये कहा था कि जी ये मेरे ख्याल में कुछ आप वक्त से पहले कह रहे हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ जो है ना वो पावर को जो है ना अपने हाथ में किया गया है। ठीक है। पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, उन्होंने स्पीकर से आज हलफ उठाया है। ठीक है। देखिए हमारी तो ख्वाहिश ये है कुछ लोगों के लिए अच्छा हो, जो उनको पिछले वज़ीर आज़म साहब को हटाया गया है और इनको लाया गया, चौथा वज़ीर आज़म बन गया। ये कुछ अल्लाह करे कि कुछ लोग, अल्लाह करे ये इलेक्शन तक ही रुक जाए तो ठीक है, रुक जाए। बेसिकली वो अगर कुछ लोगों के लिए और अवाम के लिए कोई अच्छा करें। ठीक है। अब बिलावल साहब ने आज जो स्टेटमेंट्स दी हैं, जो उनके बयान आए हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से, वो सुनने में तो बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छा, वैसे सवाल ये है मोहतबाना, एज ए पार्टी पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर की जो ये हुकूमत मिल गई, इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या पंजाब में फ़ायदा होगा? क्या वफाक में फ़ायदा होगा? क्या सिंध में फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या होगा असल में लगारी साहब, या सिर्फ वहाँ तक ही महदूद रहेगी? ये असल में है अगले इलेक्शन की तैयारी। तो अगले इलेक्शन से क्या वहां से फिर अगले वो जो बात सुनने वाले आ रही है कि वहां से खजाना उठा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी? अच्छा, उसमें अगले इलेक्शन की तैयारी है। उसमें ये होगा कि अब जो वहाँ के पीपल्स पार्टी और नून लीग के एमएनएस एमपीएस हैं, तो वो वहाँ के लोगों के को फंड्स लेंगे, को काम करेंगे, कुछ अपने तरीके से लोगों को मुतमिन करेंगे कि बताएंगे अब इलेक्शन जो आ रहे हैं, अल्लाह करे ये जिस तरह आपने अभी कहा कि यही वज़ीर आज़म रहें अगले इलेक्शन तक, क्योंकि यहाँ पता नहीं लगता कि ठीक है जो 28वीं आ जाए या 29वीं आ जाए। सर पॉइंट आ गया। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, ब्रेक के बाद थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, वहीं ग्रास रूट लेवल के इश्यूज जो हम बात कर रहे थे इंट्रो के अंदर, मजीद इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।